नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग सीटेट का तैयारी करते हैं और सीटेट का तैयारी के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब है, नज़दीक है। इसको देखते हुए अपने तैयारी को हम लोग पूरी तरह से आगे बढ़ाते हैं और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज हम लोगों का जो विषय है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP का। हम लोग आज जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है और हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारा तैयारी हो पाए और एग्ज़ाम में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ और अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट ला पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पीछे का जो भी क्वेश्चन होता है या पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो इसी को देखते हुए आज का जो हम लोग का विषय है वो है CDP शिक्षा शास्त्र। तो चलिए, आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं और कथन पूछे गए हैं। तो सिद्धांत और कथन के प्रश्न को बहुत ही ध्यान से और बारीकी से पढ़ के समझते हुए उसका आंसर देना चाहिए। तो बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए अब हम लोग कथन पढ़ते हैं। पहला कथन कहता है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। दूसरा कथन है विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि विकास को हम कभी भी सटीकता से नहीं माप सकते हैं और ये संख्यात्मक नहीं होता है। तो 4 गलत है। तो इसमें ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अन्य क्षेत्र का जो विकास है वो विकास के क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑप्शन कथन सही नहीं है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास जो होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसलिए कथन 2, 3 और 4 तीनों गलत है। हमारा कथन 1 जो है ये बिल्कुल सही है कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में यह कहा जाता है कि शरीर का जो विकास होता है वो केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। इसे हम लोग पोस्टीमोडिस्टल विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि जब किसी भी बच्चे का विकास होता है गर्भ में, तो उसकी सबसे पहले रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होता है। उसके बाद बच्चे की भुजाएं जो होती है वो हाथों से पहले, तथा हाथों का जो विकास होता है वो पैरों का विकास और उसकी उंगलियों से पहले होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। अब हमारा अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवांशिकता से और ना पर्यावरण से। तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि हमेशा हम लोग को ऑप्शन दिया जाएगा उसमें हम लोग पॉजिटिव को देखेंगे। निगेटिव जो ऑप्शन दिया जाएगा उसे तो पहले ही हम लोग काट देंगे, और जिसमें लिमिटेशन दे, जिसमें भी केवल शब्द लगा हो, वैसे वैसे ऑप्शन को तो हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि केवल किसी भी चीज़ से केवल अगर शब्द जुड़ गया है तो वो उसको नकारात्मक बना देता है। केवल आनुवंशिकता से नहीं होगा, केवल पर्यावरण से भी नहीं होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तो बच्चों में भाषा का विकास जो होता है वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम 3 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? एक प्रगतिशील कक्षा केवल मुख्य श्रवण को प्रभावित करता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है।
तो केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग पहले ही देखे हैं कि केवल जिस भी ऑप्शन में लग जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि केवल लिमिटेशन दायरे को, सीमा को निर्धारित कर देता है, और इस प्रकार का जो भी ऑप्शन होता है वो नकारात्मक होता है, वो सही नहीं माना जाता है। तो केवल मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है, ये गलत है। दूसरा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ये बहुत अच्छा बात कहा गया है कि अधिगमकर्ता जो भी हैं, जो भी प्रगतिशील कक्षा में अधिगम करता है, जो भी लर्नर है, जो भी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, क्योंकि सभी लर्नर्स के, सभी अधिगमकर्ताओं का जो उनका अपना व्यक्तिगत स्वभाव होता है, उनके जो पढ़ने की रुचि होती है, अभिरुचि होती है, उनका जो ज्ञान होता है, वो सभी लोगों में अलग अलग होता है। तो उनके व्यक्तित्व का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाले हो या किसी भी प्रकार के समाज से आते हों, उनका पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, कह रहा है। अंक उन्मुख होता है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि सिर्फ मार्क्स को बढ़ाए, अंक उन्मुख करें, अंकों के आधार पर कक्षा चलाया जाए, ऐसा नहीं होता है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है, नहीं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित वो नहीं होता है। किसी भी कक्षा को हम किसी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित करके अगर चलाएंगे तो वो लिमिटेशन में बंधना हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ग कक्ष में विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, तो सभी बच्चों का जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, या सभी बच्चों को सीखने का क्षमता, उनकी अभिरुचि जो होता है वो अलग अलग होता है, जिस समाज से आते हैं उनके उस प्रकार का होता है। तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना, ये सही ऑप्शन होगा। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखें आप लोग। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन 1 है प्रथा पूर्व चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण और उत्तर प्रथागत चरण। तो इसमें कौन सा होगा? अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रथागत चरण जो है वो ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें नैतिकता का भी बात होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगर अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5, इसको देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या कहता है? तो आगे हम लोग देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण को, अमूर्त संक्रियात्मक चरण को, या प्रथागत चरण को, या उत्तर प्रथागत चरण को? किसको दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रथागत चरण को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है? क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना प्रथा पूर्व चरण को दर्शाता है। नैतिकता इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। यहाँ नैतिक साज सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो वे उन्हें दंडित कर देंगे, उन्हें कोई सजा देंगे। इस अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है वो सजा टालने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो प्रथागत चरण का। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर, ये नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रगति
अधिकरण को जटिलता से सरलता की ओर ले जाना बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, उन्हें सरलता से जटिलता की ओर ले जाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा कहता है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, तो ये भी सही नहीं है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों के बीच में क्या होना चाहिए कि बहुत सारे संकल्पों के बीच उन्हें संबंध खोजने का महत्व देना चाहिए। अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को ऐसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, क्योंकि विभिन्न संकल्पों के मध्य जो संबंध का सामंजस्य बनाने में अधिगम प्रक्रिया की सुसाध्यता दर को बढ़ा देती है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? कहता है कि लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। लेओ वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है मुख्यतः किस चीज़ की व्याख्या करता है? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की। ऑप्शन 2 है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की। ऑप्शन 3 है सामाजिकरण के जीव परिस्थिति मॉडल की। और ऑप्शन 4 है अभिप्रेरणा पर आरोप प्रतिरूप के प्रभाव की। तो लेओ वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है यह मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की व्याख्या करता है। इसलिए हमारा इसका ऑप्शन संख्या 2 जो है वो सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारण जैसे कि परिवार, विद्यालय, समाज और परिवेश का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? तो क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से ही सवाल कर रहे हैं, लड़कियों से नहीं कर रहे हैं। यह व्यवहार जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि अध्यापक को क्रिकेट लड़कों का खेल लगता है, लड़कियों का नहीं। लड़कियां इसमें अधिक रुचि नहीं रखती हैं, ऐसा अध्यापक का मानना है। अतः अध्यापक जेंडर पक्षपात को शामिल कर रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जेंडर पक्षपात। इसका जो ऑप्शन दे रहा है जेंडर सशक्तता, जेंडर पक्षपात, जेंडर प्रासंगिकता और जेंडर धमकी। तो जेंडर सशक्तता तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर जेंडर सशक्तता होता तो वे क्रिकेट पर सिर्फ लड़कों से अधिकांश प्रश्न पूछने के एक जगह पर वो लड़कियों से प्रश्न पूछते हैं, जबकि ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जेंडर सशक्तता तो हो नहीं सकता है। अगला है जेंडर पक्षपात। तो जेंडर पक्षपात है। जेंडर प्रासंगिकता और संबद्धता ये भी नहीं है। जेंडर धमकी, तो ये दोनों ऑप्शन तीनों तो है नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 जेंडर पक्षपात, क्योंकि शिक्षक के द्वारा एक विशेष जेंडर से प्रश्न पूछा जाता है और एक जेंडर से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि शिक्षक जो है वो जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ऑप्शन 1 है निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा को, ज्ञान की संक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित कक्षा में दंड आधारित कठोर अनुशासन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाल केंद्रित जो कक्षा होता है उसमें से पाठ्यक्रम के समापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में सिर्फ परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ रूपी हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, निरंतर परीक्षा रूपी के द्वारा हम बाल केंद्रित कक्षा में महत्व नहीं देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया।
तो एक बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9 है, इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? तो बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारण कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल और अस्पताल के कर्मचारी। तो बच्चे में जो समाजीकरण होती है उसकी प्राथमिक कारण क्या होता है? तो पुस्तकें और पत्रिकाएं तो होगी नहीं, क्योंकि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो सीधे पुस्तकें और पत्रिकाएं से नहीं सीखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है तो डायरेक्ट पुस्तक ही पढ़ता है या पत्रिका ही पढ़ता है, उसी से सीखता है। ऑप्शन 2 है निकटस्थ परिवार से। तो ये सही है, क्योंकि बच्चे जो है वो परिवार में रहते हैं, परिवार में पलते हैं, बढ़ते हैं और परिवार के साथ हमेशा टोटल समय वो परिवार के साथ ही बिताते हैं। इसलिए ये ऑप्शन 2 सही होगा कि निकटस्थ परिवार से बच्चे समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। इसलिए समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो है वो बच्चों में निकटस्थ परिवार ही होता है। माता पिता का कार्यस्थल नहीं होगा, क्योंकि माता पिता का कार्यस्थल कहीं और भी हो सकता है। माता पिता के कार्यस्थल पर बच्चे नहीं होते हैं। और अस्पताल के कर्मचारी से तो कोई मतलब संबंध ही नहीं है इस ऑप्शन से, क्योंकि अस्पताल के कर्मचारी से बच्चों का क्या संबंध है, वहाँ पर बच्चे क्या करने जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के सम अनुरूप है? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण, उसके समरूप कौन सा है? ऑप्शन 1 है जन्म से 2 साल तक, ऑप्शन 2 है 2 से 7 साल तक, ऑप्शन 3 है 7 से 11 साल तक, या ऑप्शन 4 है 11 साल के ऊपर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, 7 से 11 साल तक, क्योंकि 7 से 11 साल का उम्र समूह जो है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के सम अनुरूप है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है एवं वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा भिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 3 होगा, 7 से 11 साल के बीच। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्या कहता है आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो ऑप्शन 1 है सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करे, ऑप्शन 3 बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित न हो, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो सकता है? सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। ये तो सही है कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, नहीं, ये केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सम्मिलित तो नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन 2 नहीं होगा। ऑप्शन 3 बच्चे के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो, तो जो बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित नहीं हो उसका तो कोई काम ही नहीं यहाँ पर। आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, इस दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 जो है वो ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि जब हम आकलन करते हैं कक्षा में तो सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होते हैं, सभी विद्यार्थी अलग अलग होते हैं, उनकी रुचि अलग अलग होती है, इसलिए सभी पर एक ही प्रकार के आकलन को थोपना सही नहीं होगा। इसलिए इसका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाएगा ऑप्शन 4 कि आकलन अलग अलग तरीकों पर आधारित हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 12 कहता है कि लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? एक बार पुनः प्रश्न को दोहराते हैं। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार
निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? ऑप्शन एक है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। ऑप्शन दो है गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना। ऑप्शन तीन है समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। ऑप्शन चार है प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका चलिए इसको देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। इसमें बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि समस्या सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो उसी समय उन्हें संकेत और इशारे देकर उन्हें उस प्रश्न से हम लोग पार कर देंगे, निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों में अपने आप को अभिव्यक्त करने की उनको प्रेरणा मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें गलत जवाब बच्चों पर दंडित करना, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी कक्षा में हम बच्चों को दंडित करने पर दंडित हम नहीं कर सकते। अगर कोई जवाब गलत देता है तो हम उसको दंडित नहीं करेंगे। इसके लिए समस्या का समाधान है तो स्थिर पद दर पद निर्देश देना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम प्रत्येक समय उसको निर्देशित ही नहीं करते रहेंगे। और प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं करेंगे शिक्षक तो ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया पूरी तरह से पार नहीं पा सकती है, अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सबसे सही सटीक उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 13 में है निम्नलिखित में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धिमत्ता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन 1 कहता है बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों के द्वारा ही मापा जा सकता है। ऑप्शन 2 कहता है बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन 1 तो बिल्कुल तरह से गलत है, क्योंकि बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि के परीक्षणों द्वारा नहीं मापा जा सकता है। एक तो केवल शब्द लग गया तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो ही जाना है, क्योंकि केवल हम बुद्धिमत्ता को बुद्धि लब्धि परीक्षण से नहीं माप सकते हैं। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि आनुवांशिकता की भूमिका होती है, कुछ हद तक होती है। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से ही नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन 3 कहता है कि एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। नहीं, ये जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर एक क्षेत्र में बहुत बुद्धिमान है तो वो अन्य सभी क्षेत्रों में बुद्धिमान ही होगा, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 भी सही नहीं है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बुद्धिमत्ता जो होता है वो विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की जो योग्यता होती है उससे अधिक होती है। बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक होती है, क्योंकि बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी हो किंतु वह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहा हो, जबकि सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन करता हो, तो इससे ये हम नहीं समझेंगे कि उसकी बुद्धिमत्ता जो है वो कम है। वो हो सकता है किसी और क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से हम उसकी बुद्धिमत्ता को नहीं माप सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये इसका ऑप्शन 4 सही हो गया 13 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसात्करण यानी समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ अस्थायित्व या अस्थगित अनुकरण। तो जीन पियाजे के
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह स्थिति जो है ये आत्मसातीकरण या समावेशन है, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया आत्मसातीकरण या समावेशन का उदाहरण है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। जैसे अर्थात बालक बालिका नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है। स्कीमा कहने का मतलब है कि अपना उसका जो पुराना ज्ञान है उसी को अनुसार वो नए ज्ञान को समझ लेता है, उसको बैठा लेता है। तो इसी को समावेशन या आत्मसातीकरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आत्मसातीकरण या समावेशन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है। 15 क्या कहता है? भाषा एवं विचार पर लियो वाइगोस्की क्या सुझाते हैं? हम लोग का भाषा और विचार जो बिंदु है इस पर लियो वाइगोस्की का क्या सुझाव है? भाषा, ऑप्शन 1 देखते हैं, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन 2 देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। ऑप्शन 3 है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन 4 है, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। क्यों? क्योंकि भाषा एवं विचार पर लियो वाइगोस्की यह सुझाते हैं कि संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अतः प्रश्न संख्या का उत्तर जो होगा ऑप्शन 1 होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 2 है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। ऑप्शन 3, लगातार अभ्यास और दोहराकर। ऑप्शन 4, केवल अनुकरण द्वारा। तो बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसके लिए जो है वो है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, क्योंकि हम अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो उनकी सृजनात्मकता क्षमता को भी प्रोत्साहित करता है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है और वे नए नए तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। अतः इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। अध्यापन केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा नहीं, ये भी सही नहीं है। और लगातार अभ्यास को दोहराकर और केवल अनुकरण द्वारा, ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है, गति विषयक अशक्तता से। ऑप्शन 2 है, दूसरों से प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से। ऑप्शन 3 है, सांगीतिक योग्यता से। ऑप्शन 4 है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। तो प्रश्न संख्या 4 का जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन 4, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। गुणज किसी भी मात्रा और पूर्णांक का गुणनफल होता है। इससे प्रभावित विद्यार्थी सामान्यतः गणितीय अंक समस्याओं से प्रभावित होते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन 1 है भेद भावात्मक, ऑप्शन 2 है अलगावात्मक, और 3 है सम्यता पर आधारित, और चौथा है समानता पर आधारित। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत यह नियम है कि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जो बच्चे हैं उनको दाखिले के हेतु सीटों का आरक्षण देने का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को सौम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चे जो हैं वो हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे, उनमें हीन भावना जो है वो नहीं पनपेगी। इसमें जो ऑप्शन है भेद भावात्मक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक शिक्षक को कभी भी किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अलगाव नहीं करना चाहिए, एक शिक्षक को कभी अलगाव भी नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। और तीसरा है सौम्यता के आधार पर, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चौथा है समानता पर आधारित, तो ये भी सही है, पर जिनके लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको आरक्षण प्राप्त है, तो उनके लिए उनके साम्यता के आधार पर उनको शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समानता पर आधारित शिक्षा जो होता है वो सभी के लिए समान रूप से होंगे, जबकि निजी विद्यालय में सभी बच्चे समान रूप से नहीं होते हैं। जो बच्चे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो, और जो पहले से जो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत परिवार से जो बच्चे आएंगे, उन दोनों की समानता नहीं की जा सकती है। इसलिए साम्यता पर आधारित ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होगा समानता पर आधारित के सिवाय। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा चल रहा है, उसमें सूचना को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करें? ऑप्शन 1 कहता है शाब्दिक रूप से, ऑप्शन 2 कहता है दृश्य रूप में, ऑप्शन 3 कहता है मौखिक रूप में, और ऑप्शन 4 कहता है बहुल रूप में। तो हम बताइए कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस प्रकार से प्रस्तुत करें? एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना का प्रत्येक अधिकतम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिकाधिक बच्चों तक सूचना पहुंच जाती है। इसलिए बहुल रूप में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? कि शिक्षा की समकालीन नीति जो अभी चल रही है उसके अनुसार जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी भी रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा का कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है, उनके लिए ज़्यादा चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन 2 है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 3 है अलगावी शिक्षा, या ऑप्शन 4 है सम्मिलित एकीकृत शिक्षा। तो जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी शिक्षा जो है, शिक्षा मॉडल जो माना जाता है वो है समावेशी शिक्षा। इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 3 है अलगावी शिक्षा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और सम्मिलित एकीकृत शिक्षा ये भी नहीं होगा, क्योंकि सम्मिलित शिक्षा में जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सभी बच्चों से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए वो सम्मिलित रूप से सभी बच्चों के साथ एक समान शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा तो ये यहाँ पर इस मॉडल में व्यावसायिक शिक्षा सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने की बात है। व्यावसायिक शिक्षा एक वोकेबलरी कोर्स जो है, वोकेब कोर्स, वो अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा तथ्यहीन है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है 21, ये क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21 कहता है अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से हमें गलत को जो है वो चुनना है कि अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
पहला कथन कहता है कि अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन जो है अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह सही है। ऑप्शन 2 है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। तो ये जो है ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां जो है वो प्रासंगिक नहीं है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। त्रुटियां एवं गलतियां ही हमें शिक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करती हैं। हम जीवन भर कुछ न कुछ गलतियां और त्रुटियां करते ही रहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन 3 कहता है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। ये भी सही है कि अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और पर्यावरण के कारकों पर भी आधारित होता है। अधिगम ऑप्शन 4 कहता है अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। हाँ, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन 2 जो है यह गलत है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन 2 होगा। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे को बारंबार यह बोलना कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरक या निष्पक्ष हो जाएगा। ऑप्शन 2 अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी। ऑप्शन 3 बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। या चौथा बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? तो अगर हम किसी भी बच्चे को यह बोले कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, यानी वह पढ़ने के योग्य नहीं है, वह पढ़ने के काबिल नहीं है, किसी चीज़ को सीखने के काबिल नहीं है, वह नहीं सीख सकता है, तो बच्चा जो है उससे अनुप्रेरित होता है, निष्प्रेरित होता है ना, उसका मनोबल टूट जाता है और वो जो सीख सकता है वो भी नहीं सीख पाएगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन 1 होगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, ऑप्शन 2 में कह रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे को जब हम मनोबल तोड़ देंगे तो उसके अधिगम में तेजी कैसे आ सकती है? बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, ये भी नहीं। जब हम उसके मनोबल को तोड़ते हैं, उस पर हम नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, तो अधिगम की स्थिति जो है वो अभिप्रेरित नहीं होगी। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन ए ही इसका सही ऑप्शन होगा, बच्चे अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। क्या कहता है? प्रश्न 23 कहता है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन 1 है उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर। ऑप्शन 2 कहता है समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके। ऑप्शन 3 कहता है समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। और ऑप्शन 4 कहता है यंत्रवत याद करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। क्यों? क्योंकि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर ही हम समस्या का समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं। किसी भी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं होता है, अपितु अधिक विकल्प हो सकते हैं। यह मानकर ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है। उपकरणों और सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर हम नहीं बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को मानक रूप में प्रस्तुत करके भी हम नहीं कर सकते हैं और यंत्रवत याद करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि समस्याओं को यंत्रवत याद करके हम कितना देर तक उस समस्या का समाधान कर पाएंगे, तो ये भी तरीका सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न संख्या 24 कहता है प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? प्राथमिक कक्षा में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री। ऑप्शन 1 कहता है
ऑप्शन 2 कहता है चित्र, उसके बाद संकेत, उसके बाद मूर्त सामग्री। ऑप्शन 3 कहता है संकेत, मूर्त सामग्री और फिर चित्र। ऑप्शन 4 कहता है मूर्त सामग्री, चित्र और फिर संकेत। तो इसमें क्या होना चाहिए? तो इसका सही है ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। सबसे पहले मूर्त सामग्री उन्हें दिखाना चाहिए, फिर उसका चित्र प्रयोग करना चाहिए और फिर उसमें संकेत के द्वारा जो है हमें उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्ययन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम मूर्त सामग्री, चित्र एवं संकेत। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को समझाने के लिए वस्तु का मूर्त रूप में होना आवश्यक है, अन्यथा चित्र एवं संकेतों का प्रयोग करके उन्हें समझाया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर बच्चे उसके बारे में जल्द समझ लेते हैं, इसलिए पहले यदि हम उन्हें मूर्त सामग्री देते हैं तो फिर उसके बारे में सोचते हैं और फिर हम उन्हें चित्र दिखाते हैं और फिर हम उन्हें संकेत देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पहले बच्चा मूर्त सामग्री को देखकर पहले उसके बारे में कुछ चिंतन करता है, सोचता है, फिर चित्र देखकर उसके बारे में कुछ और समझता है बेहतरीन तरीके से, और जब हम उसे संकेत देते हैं तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 4 होगा, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चों के जो अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों पर जो कक्षा का जो वातावरण होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। प्रवीणति उन्मुख अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी, ऑप्शन 1 कहता है प्रदर्शन अभिमुखी। ऑप्शन 2 है स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक। ऑप्शन 3 है अध्यापक प्रधान और ऑप्शन 4 है सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। किस प्रकार का होना चाहिए? तो प्रदर्शन उन्मुखी, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान या सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। बच्चों के कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और सहयोगात्मक ही होना चाहिए। बच्चे को हमेशा ये लगे कि शिक्षक उसके सहयोग के लिए हम उसका सहयोग कर रहे हैं। अध्यापक प्रधान जो ऑप्शन 3 है ये नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक प्रधान इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड का जो अब प्रारूप है हम लोग अपने विद्यालय में चाइल्ड सेंटर्ड को देते हैं, ना कि टीचर सेंटर्ड को। टीचर सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। अब हम प्रधानता किसको देते हैं? बच्चों को देते हैं। बच्चे हमारे केंद्र में होते हैं, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड को हम हमारा जो अभी शिक्षा नीति है उस पर चल रहा है। तो इसमें हम लोग अध्यापक प्रधान को हम लोग नहीं देंगे, हम इसमें चाइल्ड सेंटर्ड को देंगे। तो 25 का जो सही ऑप्शन होगा बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव प्रवीणति उन्मुखी अधिकरण जो होता है वो सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न संख्या 26 है। क्या कहता है 26? अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 कहता है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। दूसरा कथन है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन 3 कहता है भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चौथा कहता है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो आप ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 कहता है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अधिगम का जो चरम लक्ष्य होता है वो परीक्षा नहीं होता है। और इसमें कहेगा परीक्षाएं ही, यानी कि सीमित करेगा कि सिर्फ परीक्षा ही है जो अधिगम का चरम लक्ष्य है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया। नहीं,
और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती। यदि अधिगमकर्ता किसी भी चीज़ में संलग्न ही नहीं होंगे तो फिर अधिगम होगा कैसे? तो ये ऑप्शन 2 भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 है भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं ये भी गलत है। भाव का जो है अधिगम क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उनकी मनोदशा मनोस्थिति जिस प्रकार से होगी अधिगमकर्ता उसी हिसाब से जो है अधिगम करेंगे, यानी भाव जो होते हैं वो अधिगम पर डायरेक्ट रूप से प्रभावी होते हैं। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 4 जो है ये इसका सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। अतः प्रश्न संख्या 26 का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। क्या कहता है? प्रश्न 27 कहता है अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्ता पर बल देता है। यानी अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार जो होता है अधिगम प्रक्रिया में किसकी महत्ता पर बल देता है? ऑप्शन 1 कहता है पारस्परिक क्रियाओं का, पुरस्कार और दंड का, आनुवांशिकता का, और ऑप्शन 4 कहता है अनम्य अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों का। तो ऑप्शन 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पारंपरिक क्रियाओं का। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारंपरिक क्रियाओं की महत्ता पर बल देता है। सामाजिक संरचनात्मक विचार का यह मानना है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। अतः अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्ता पर बल देता है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 की ओर हम लोग देखते हैं। प्रश्न 28 क्या कहता है? प्रश्न 28 कहता है निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप में मिला युग्म है? निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप में मिला युग्म है? पहला है ऑप्शन 1 आत्म परितोषण बाह्य अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 है जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 है नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 4 है रुचि बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। यानी जिज्ञासा जो होती है ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। किसी भी व्यक्ति को जिज्ञासु जो होता है, कोई भी बच्चा जिज्ञासु जो होता है वो उसके आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। नगद पुरस्कार ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। क्योंकि कोई बच्चा कुछ काम करता है उसके बदले अगर हम उसे नगद पुरस्कार देते हैं तो उसे बाह्य रूप से हम उसे प्रेरित कर रहे हैं, न कि उसके अंतर रूप से आंतरिक हृदय से मन से उसको अभिप्रेरित नहीं कर रहे हैं, बाह्य रूप से उसे प्रेरित कर रहे हैं। रुचि जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, ये भी अंतः प्रेरणा आंतरिक प्रेरणा है। और आत्म परितोषण ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसका जो सही मेल है युग्म है वो है जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 29 क्या कहता है देखते हैं। देखिए प्रश्न 29 कहता है कि विद्यार्थियों में संकल्पना समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को विद्यार्थियों में संकल्पना समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को ऑप्शन 1 छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन 2 संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 3 जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञान है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ऑप्शन 4 अध्यापन की व्याख्या विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल शब्द तो आएगा ही नहीं, जैसे ही केवल शब्द आया ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से हम सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वार्तालाप या उदाहरण को हम दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, तो ये गलत है।
जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये बिल्कुल सटीक आंसर है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ज्ञात है उन दोनों में एक संबंध स्थापित करने का जो अवसर हम प्रदान करेंगे, इससे विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने में, बेहतर करने में बहुत सहायता मिलेगी। संचार करता है अध्यापन की व्याख्या विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो सीमित हमें किसी भी एक चीज़ पर सीमित नहीं रहना चाहिए। ये कह रहा है कि व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, हमें एक सीमित कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या 29 का जो है ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? हम लोग इसको देखेंगे। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो अभिप्रेरणा ये भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। सामाजिक संदर्भ, समाज भी अधिगम को काफ़ी प्रभावित करता है। संवेग ये भी प्रभावित करता है और शिक्षा शास्त्रीय उपागम ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। अतः प्रश्न संख्या 3 का जो है ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा, ABCD सभी, क्योंकि अधिगम को ऑप्शन में दिए गए सभी ऑप्शन जो प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा भी अधिगम को प्रभावित करता है, सामाजिक संदर्भ भी प्रभावित करता है, संवेग भी प्रभावित करता है और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी प्रभावित करता है। तो इसी के साथ, इसी प्रश्न के साथ 30 प्रश्नों की इस श्रृंखला हमारा आज समाप्त हो जाता है और हम अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन सेट के साथ आएंगे। CTP का और भी क्वेश्चन कराया जाएगा यहाँ पर और हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें किस प्रकार से हम आंसर दें और किस प्रकार से तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे तरह से स्कोर कर पाएँ, अच्छा नंबर ला पाएँ। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ और इसी तरह से बढ़ाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।